नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास वहशी पार्ट 4। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मुकेश की तरफ झुकता निखिल व्याकुल भाव से उसके कान में फुसफुसाया। मंगला फोन पर ना नाराज थी न मुझे कोस रही थी। चुप। कॉल खत्म करने के बाद अदलखा बोला, मकतूला ने उस बाबत आपसे कुछ कहा? हाँ कहा। बोली, मेहरा साहब, मुझे अफसोस है कि आपको ये सब सुनना पड़ा, लेकिन मैं भी क्या करूं? बात ही ऐसी है कि मेरे प्राण छूट रहे हैं। फिर मैंने उसे तसल्ली दी, कहा कि दिल्ली जैसे महानगर की वो पहली माँ नहीं थी जिस पर ऐसी विपत्ति आई थी। वो भड़क कर बोली, उसे औरों से नहीं अपने आप से मतलब था। फिर बोली, मैं अबॉर्शन के हक में नहीं हूँ और निकिता के हस्बैंड के तौर पर वो निखिल का बच्चा मुझे पसंद नहीं। फिर बोली कि वो इतनी डिस्टर्ब थी कि रेस्ट करना चाहती थी। मैंने उसका इशारा समझा और वहां से चला आया। उसके बाद उसे कब देखा? कहाँ देखा? 3 दिन बाद देखा। निगम बोध घाट पर देखा। आई सी। योर विटनेस प्लीज। मुकेश अपने स्थान से उठा। उसने पहला सवाल पूछा, आप मुलजिम से वाकिफ हैं? हाँ, खूब अच्छी तरह से। कब से वाकिफ हैं? 3 साल से। कैसे हुई वाकिफियत? शादी से हुई। मुलजिम मेरी तलाकशुदा पत्नी का कजन है। सगे भाई जैसा? क्योंकि मीता का कोई सगा भाई नहीं और मुलजिम अपने अंकल पर आश्रित अनाथ बच्चा था। आज भी है। हाँ, दोनों में बड़ा गहरा आपसी प्यार था। शायद था। शायद का क्या मतलब? आप अपनी भूतपूर्व पत्नी और भूतपूर्व साली की आपसी भावनाओं को नहीं समझते थे? था या नहीं था? जज्बाती ताल्लुकात के नाप जोक का मेरे पास कोई पैमाना नहीं था। था तो था, नहीं था तो नहीं था। मेरे को क्या लेना देना था? मीता गाहे बगाहे मुलजिम का जिक्र तो करती होगी। हाँ, करती थी। कैसे करती थी? गहन अनुराग से या यूं ही कैजुअली? मैंने कभी इतनी गहरी तवज्जो नहीं दी थी। वैसे भी लोगों के बारे में मीता का जजमेंट डिफेक्टिव ही होता था। आपके बारे में भी क्या ऐसा ही था? क्या इसलिए शादी नहीं चली थी और तलाक हो गया था? योर ऑनर, अदलखा बोला, इन सवालों का कोई मकसद मेरी समझ से बाहर है। मैं ये स्थापित करना चाहता हूँ योर ऑनर कि ये गवाह मेरे क्लाइंट के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। मेरे को मुलजिम के लिए इसकी हॉस्टिलिटी को उजागर करने का अख्तियार है। गवाह जवाब दे। मजिस्ट्रेट बोला। नहीं। निर्मल मेहरा बोला, मेरे बारे में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? मुकेश बोला, क्योंकि गलत घड़ी भी कभी सही टाइम देती है। अदालत में दर्शकों में से कोई हंसा। आई सी। तो एक दुर्लभ इत्तेफाक के तहत आपकी बाबत उसका जजमेंट डिफेक्टिव नहीं था, यही समझ लीजिए। लिहाजा आप में उसने कोई ऐसी खूबी देखी जो उसे दिल्ली शहर में किसी में न दिखाई दी। हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन बात गलत निकली। आप में ऐसी कोई खूबी नहीं थी, इसलिए तलाक की नौबत आई, यही समझ लीजिए। तलाक की मंशा किसने जाहिर की थी? किसने उस बाबत कानूनी कार्यवाही शुरू की थी? मीता ने। क्या फरमाया? मीता ने, मेरी भूतपूर्व पत्नी ने। शिकायत उसकी थी, जाहिर है। लेकिन अभी तो सरकारी वकील साहब के एक सवाल के जवाब में आप कहकर हटे हैं कि मोटे तौर पर तलाक सौहार्दता के वातावरण में दोस्ताना माहौल में हुआ था। अब क्या आप अपने जवाब से मुकर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? अपने अपने नजरिए की बात है। आपका नजरिया क्या है? या ये बताइए कि क्या तलाक के बैकग्राउंड में आपसी झगड़ों तकरारों का, कड़वाहट का, असहिष्णुता का, आरोपों प्रत्यारोपों का दखल था? था तो सही। क्या ये सच नहीं है कि जब आपसी विदेश बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो तलाक की नौबत आती है? ये बात जग विदित है। होगी, लेकिन अभी यहाँ अदालत को विदित कराई जानी है, इसलिए सीधा जवाब दीजिए। हाँ। क्या हाँ? आपसी ताल्लुकात नाकाबिले बर्दाश्त हो गए थे तो तलाक की नौबत आई थी। लिहाजा आपने गलत जवाब दिया था कि तलाक सौहार्दता के वातावरण में हुआ था। इरादतन नहीं, लेकिन दिया था। हाँ, जो शख्स एक बात में झूठ बोल सकता है वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बात में भी झूठ बोल सकता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अदलखा बोला। सफाई के वकील गवाह को जुबान दे रहे हैं। गैर इरादतन कोई गलत बयानी हो जाने को झूठ बोलना नहीं कहा जा सकता। योर ऑनर,
ये बहस का मुद्दा है कि गलत बयानी गैर इरादतन हुई। क्यों न इस गलत बयानी से ये नतीजा निकाला जाए कि वो अदालत को गुमराह करने के लिए और आनंद परिवार से बदले की भावना से प्रेरित होकर की गई। अगर ऐसा नहीं है तो इस बात की तस्दीक में टाल मटोल किस लिए कि बड़ी बहन के मन में छोटे भाई के लिए, यतीम छोटे भाई के लिए गहन अनुराग की भावना स्थापित थी। इतनी सी बात की हामी भरने से मुलजिम के खिलाफ चल रहे मुकदमे में क्या फच्चर पड़ जाने वाला है? गवाह जवाब दे। मजिस्ट्रेट बोला। मैं हामी भरता हूँ। भाई बहन में गहरा प्यार था? जी हाँ। क्या ये सच नहीं कि मौजूदा केस के सिलसिले में पुलिस आप तक नहीं पहुंची थी? आप खुद पुलिस के पास पहुंचे थे और आपने मुलजिम के खिलाफ गवाह बनने की पेशकश की थी। मेरे को केस की कुछ बातों की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी, इसलिए एक अच्छे कर्तव्यपरायण नागरिक के तौर पर उसे पुलिस से शेयर करना मैंने अपना फर्ज समझा था। आप अच्छे नागरिक हैं, कर्तव्यपरायण नागरिक हैं, अपना फर्ज समझने वाले नागरिक हैं, अपनी समाजी जिम्मेदारियां समझने वाले नागरिक हैं, अंतरात्मा के आदर्शों के आगे नतमस्तक होने वाले नागरिक हैं। जी हाँ। तो बराए मेहरबानी आप कोर्ट को बताएंगे कि आप जैसे सुपीरियर शुद्ध पवित्र नागरिक के खिलाफ इनकम टैक्स का केस क्यों था? जी। क्या ये सच नहीं कि पिछले साल सितंबर के महीने में आप रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ऑफिस में तलब किए गए थे, जहां से आपके अकाउंट्स की स्पेशल ऑडिट का हुक्म जारी हुआ था? गवाह का चेहरा फक पड़ गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अधलक्खा उछलकर खड़ा हुआ। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? मुकेश हैरानी जताता बोला। दिस इज इररिलेवेंट। खामखा आपका गवाह खम ठोक कर कहता है कि वो एक नेक शहरी है, तो क्या मुझे उसके इस दावे को झुठलाने का अख्तियार नहीं है? कैसा नेक शहरी है आपका गवाह जो अपना इनकम टैक्स ईमानदारी से नहीं भर सकता और पकड़े जाने पर जिसको इनकम टैक्स के सर्कल अधिकारी के पास नहीं, रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ऑफिस में पेश होना पड़ता है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मजिस्ट्रेट बोला। गवाह ने कोर्ट की रूलिंग सुन ली है। मुकेश बोला। अब वो सवाल का जवाब दे। सच है, वो दबे स्वर में बोला। और ये भी कि स्पेशल ऑडिट में पाया गया था कि आप 3 साल से गलत फ्रॉडुलेंट टैक्स रिटर्न भर रहे थे। मेरे खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्यों रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने आपका ऐसा लिहाज किया? उसने उत्तर न दिया। उसने बेचैनी से पहलू बदला और पनाह मांगती निगाहों से सरकारी वकील की तरफ देखा। जवाब ये है कि लिहाज नहीं किया था, जुर्माना किया था। आप पर भारी जुर्माना ठोका गया था, जिसके खिलाफ अपील करने की जगह आपने वो जुर्माना भर दिया था और इस तरीके से आप इनकम टैक्स इवेजन की सीरियस प्रोसिक्यूशन से बचे थे। बोलिए हाँ या ना। बार बार पहलू बदलता वो खामोश रहा। गवाह जवाब दे। मजिस्ट्रेट बोला, वरना उसकी खामोशी को अदालत की अवमानना माना जाएगा। हाँ, वो फंसे कंठ से बोला। आप पर 20 लाख का जुर्माना ठुका था? हाँ, जिसके खिलाफ अपील करने की जगह जिसको अदा कर देना अपना अपराध कबूल करने के समान था। हाँ, लिहाजा आप अपराधी हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। गवाह को अपराधी कहना उसका अपमान है। इनकम टैक्स चोर अपराधी नहीं होता तो और क्या होता है? फिर भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन सरकारी वकील साहब की तसल्ली की खातिर मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैं कबूल करता हूँ कि इनकम टैक्स इवेजन अपराधी नहीं होता और ऐसा करने वाला अपराधी नहीं होता। दैट विल बी इनफ। मजिस्ट्रेट बोला। इस कोर्ट को इस बाबत कोई और कमेंट सुनना कबूल नहीं होगा। आई एम सॉरी योर ऑनर। आपने गवाह से कुछ और पूछना है? पूछना है योर ऑनर। मुकेश फिर गवाह की तरफ आकर्षित हुआ। मिस्टर मेहरा, क्योंकि आप कंसेशन सिटीजन हैं, अपनी खुद की जुबान में कर्तव्यपरायण नागरिक हैं, इसलिए मंगला मदान के कत्ल की खबर सुनते ही आप पुलिस के पास दौड़े चले गए? दौड़ा नहीं चला गया, वो मैंने मुहावरे की जुबान में बोला था। बहरहाल आप फौरन पुलिस के पास पहुंचे और आपने उनके सामने अपनी कथा की। कथा नहीं की, आई एम सॉरी, अपनी जानकारी, आपने शायद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहा था, उनके साथ शेयर की। मैंने जो सुना था वो दोहराया, बिना किसी दुर्भावना के। हाँ, बिना कोई फुंदरे टांके। फुंदरे? बिना अपनी तरफ से कुछ जोड़े या निकाले। हाँ, थैंक यू, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। उसके बाद लंच ब्रेक का वक्त हो गया।
तुमने तो कमाल कर दिया, श्याम बिहारी आनंद बोले। तुम तो कहते थे तुम्हें ट्रायल वर्क का कोई तजुर्बा नहीं। ठीक कहता था सर, मुकेश बोला। सारी रात तैयारी की, तब कुछ कर पाया, लेकिन हाथ तो कुछ ना आया। कुछ तो आया। वो लोग निर्मल मेहरा के जरिए बतौर कातिल एक मजबूत उंगली निखिल की ओर उठाना चाहते थे, लेकिन तुमने उसे ऐसा गड़बड़ाया कि उनकी मुराद पूरी ना हो सकी। सच पूछिए तो फिलहाल मेरी ये ही स्ट्रेटजी है। मैं उनके बाकी गवाहों के साथ भी ऐसे ही पेश आने वाला हूँ। इस संदर्भ में प्राइवेट डिटेक्टिव चंद्रेश रोहतगी ने हमारे लिए काबिल तारीफ काम किया है। जैसे उसने मुझे निर्मल मेहरा के टैक्स केस के बारे में बताया था, वैसे उसने और लोगों के बारे में भी कुछ खास बातें खोद निकाली हैं, जो कि क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान हमारे बहुत काम आएंगी। वेरी गुड। हम निखिल को भी तो अपना बयान देने के लिए विटनेस बॉक्स में खड़ा कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी हमें मालूम नहीं कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी आस्तीन में कैसे कैसे तुरुप के पत्ते छुपाए हुए हैं। तुम चंडीगढ़ खुद क्यों गए? ये काम हमारा पीडी भी तो कर सकता था। तब नहीं कर सकता था, तब वो बहुत बिजी था। वृद्ध कुछ क्षण खामोश रहे और फिर बोले, मेहरा के किरदार का एक और भी पहलू है जिसका कोर्ट में उजागर होना उसकी विश्वसनीयता को घटा सकता है। वो कौन सा? तुम्हें मालूम है, वो होमो है। बसंत मीरानी के साथ उसके समलैंगिक संबंध बताए जाते हैं। सर, अर्बन सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी अब पहले जैसी शॉकिंग बात नहीं रही। ऐसे लोग ऐसी बातें छुपाने की जगह अब बाफक्र अपने मुंह से कबूल करने लग गए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बात के जिक्र से बतौर गवाह उसकी क्रेडिबिलिटी घटेगी। कोशिश कर देखने में क्या हर्ज है? वो मौका भी तो अब गया। प्रोसिक्यूशन उसे दोबारा पेश कर सकता है। हम उसे एडिशनल क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तलब कर सकते हैं। देखेंगे। मैं चाहता हूं कि कोर्ट में ये पूरी तरह से स्थापित हो कि वो एक घटिया आदमी है और अखबारों में इस बात का प्रोमिनेंट जिक्र आए। सर, हम उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसका बयान बदले की भावना से प्रेरित हो सकता है। ऐसा करके हम क्या कर रहे होंगे? मैं कुछ नहीं जानता। ईंट मारने वाले को पत्थर मारा ही जाना चाहिए। जो शख्स मेरे खिलाफ है, मेरी बेटी के खिलाफ है, बेटे जैसे मेरे भतीजे के खिलाफ है, मैं उसका तरफदार नहीं हो सकता। दूसरा मौका आने दो, उसे मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। मुकेश खामोश रहा। डिफेंस का काम है, वृद्ध जिद भरे स्वर में बोले। प्रोसिक्यूशन के गवाह की धज्जियां उड़ाना। गवाह की नहीं सर, उसके बयान की। एक ही बात है तो नहीं सर। जज्बात की जगह अपने आला दिमाग से फैसला करेंगे तो यही कहेंगे कि एक ही बात नहीं है। गुस्ताखी माफ सर, लेकिन आप भूल रहे हैं कि व्यक्तिगत शत्रुता से प्रेरित होकर गवाह की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करने पर गवाह से ज्यादा केस को नुकसान पहुंच सकता है। मजिस्ट्रेट की गवाह से हमदर्दी हो सकती है। वृद्ध खामोश रहे। इसलिए बेहतर यही होगा कि हमारा आक्रमण गवाही पर हो, न कि गवाह पर। देखेंगे। अगर आपकी ये मंशा है तो कम से कम अब तो बताइए कि तलाक की नौबत क्यों आई थी? उसने मेरी बेटी पर बेवफाई का इल्जाम लगाया था। जी? कहा था उसका किसी और से अफेयर था। ऐसा था? नहीं था। नहीं था तो उसकी कहने भर से क्या होता है? उसने सबूत पेश किया था। कैसा सबूत? मीता को एक तस्वीर भेजी जिसमें वो अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थी। दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त थे। और आई अंडरस्टैंड। बॉयफ्रेंड कौन था? बसंत मीरानी। क्या? बसंत मीरानी आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड था? हरगिज नहीं। तो वो तस्वीर धोखा था, षड्यंत्र था, ट्रिक फोटोग्राफी से बनाई गई थी? नहीं सर, यू आर नॉट टेलिंग मी एनीथिंग। उसने जवाब न दिया। उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे ख्यालों की दुनिया में खो गया हो। इस सिलसिले में ये भी एक ट्रेजेडी थी। आखिरकार वो बोला कि मैंने ही उसे मीता से मिलवाया था। फर्म का क्लाइंट था, इसलिए अक्सर ऑफिस में आता जाता था। मुझे बहुत होनहार नौजवान लगता था। मीता के पति के तौर पर उसकी कल्पना मुझे सुखद लगती थी, इसलिए मैंने उसे मीता से मिलवाया। मीता को भी अच्छा लगा। नतीजतन मैंने दोनों की शादी कर दी। शादी के बाद ही उसकी असलियत सामने आई कि वो तो होमो था। काफी अरसा मीता ये सोचकर खामोश रही कि वो अपने आप को तब्दील कर लेगा और गृहस्थ जीवन में ढलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ न किया। शादी क्यों की?
स्टेटस की खातिर, सोसाइटी में ये रौब गांठने की खातिर कि उसकी बीवी शहर के बड़े एडवोकेट की बेटी थी। खैर, फिर मीता ने उसके साथ रहना बंद कर दिया। तब निर्मल मेहरा ने वो चाल चली जिससे वो बसंत मीरानी को मीता का बॉयफ्रेंड साबित कर दिखाने की पोजीशन में आ गया। क्या किया? बसंत मीरानी शहर से बाहर की एक ऐसी पार्टी में गया था जिसमें मीता भी आमंत्रित थी। वहां आधी रात को जब पार्टी समापन पर पहुंची तो वो मीता से बोला कि उसकी कार बिगड़ गई थी और उससे लिफ्ट मांगने लगा। मीता ने लिफ्ट दी और उसे उसके घर तक पहुंचाया। आसिफ अली रोड। तब वो वहां नहीं रहता था, तब वो राजेंद्र नगर के एक फ्लैट में रहता था। मीता ने वहां ले जाकर कार रोकी तो उसने बहुत मनुहार करके उसे नाइट कैंप के लिए फ्लैट में इनवाइट कर लिया। वहां उसने मीता को ड्रिंक में बेहोशी की दवा घोलकर पिला दी। वो बेहोश हो गई तो उसे पलंग पर डालकर उसके कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए। खुद अपना भी उसने वही हाल किया और मीता से लिपट गया। फोटोग्राफर ने आकर तस्वीरें खींच ली। फोटोग्राफर कहां से आ गया? भाई, जब सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हो रहा था तो जाहिर था कि फोटोग्राफर का भी पहले से इंतजाम करके रखा हुआ था और उसकी सहूलियत के लिए फ्लैट का दरवाजा भी जानबूझकर भीतर से बंद नहीं किया गया था। पता कैसे लगा कि वो षड्यंत्र था? इत्तेफाक से लगा। अगले रोज बसंत मीरानी और निर्मल मेहरा एक बार में बैठे ड्रिंक कर रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। बीवी के यार के साथ कोई ऐसे पेश आता है? नहीं। और पड़ताल की तो पता लगा कि निर्मल मीरानी गे था और दोनों में सॉकेट और प्लग जैसा संबंध था। इसी बात को लेकर निर्मल मेहरा को धमकाया तो सीधा हो गया। फिर मैंने उससे बोला कि मीता कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाएगी और वो उसमें कोई फज्जत डालने की हिम्मत ना करे। उसने हामी भरी तो म्यूचुअल कंसेंट पर तलाक फाइल हो गया। सर, वो भी तो बीवी पर बेवफाई का इल्जाम लगाकर तलाक ही चाहता होगा। हाँ, तो फिर बसंत मीरानी वाला ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? उसके बिना भी तो वो तलाक की बात कर सकता था, लेकिन तब मीता को बदनाम क्यों कर पाता? उसका इस बाबत मुंह क्यों कर बंद कर पाता कि खुद वो पति की जिम्मेदारियां निभाने में अक्षम था? ओह, तो अब एक तरह से उसे पुराना बदला उतारने का मौका मिल रहा है। हाँ, तभी तो मैं बोला कि हमारा निशाना उसकी गवाही नहीं, खुद वो भी होना चाहिए। ठीक है सर, हम ऐसा ही कुछ करेंगे। लंच के बाद सेशन में जिस पहले गवाह की पेशी हुई वो डॉक्टर बलबीर भाटिया था। बतौर प्रोसिक्यूशन वो मकबूल फैमिली फिजिशियन था जो कि पिछले 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा था। डॉक्टर भाटिया, अदलखा उससे संबोधित हुआ। सोमवार 17 जनवरी को आपने मकतूला मंगला मदान की एक टेलीफोन कॉल रिसीव की थी। क्या ये बात ठीक है? ठीक है। कॉल किस बाबत थी? उसने मुझे बताया था कि उसकी बेटी निकिता की तबीयत खराब थी। वो जिस्म में ऐंठन महसूस करती थी और उसे उबकाइयां आती थी, जिसकी वजह से उसे मेरे एग्जामिनेशन की जरूरत थी। मैंने उसे अगले रोज की अपॉइंटमेंट दी थी। अगले रोज निकिता आपके पास पहुंची? जी हाँ। अकेली? जी हाँ। अपने मुआयने से आपने क्या नतीजा निकाला? ऑब्जेक्ट, वृद्ध फुसफुसाया। दिस इज प्रिविलेज कम्युनिकेशन। मुकेश ने सहमति में सिर हिलाया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वो बोला। डॉक्टर और मरीज के बीच जो डिस्कस होता है वो वकील और क्लाइंट के बीच की प्रिविलेज कम्युनिकेशन जैसा होता है। डॉक्टर का उसको उजागर करना गलत है और उसके पेशेंट के साथ विश्वासघात है। ऑब्जेक्शन सस्टेन, मजिस्ट्रेट बोला। अदलखा तनिक हड़बड़ाया लेकिन फिर तत्काल बोला। ओके डॉक्टर भाटिया, वो बोला। आप अपने मुआयना का नतीजा न बयान कीजिए, ये भी न बताइए कि आपने मरीज को क्या प्रिस्क्रिप्शन दी, लेकिन इतना आपको बताने का और मेरे को पूछने का अख्तियार है कि वो सब करने के बाद आपने क्या किया। उसको रुखसत करके मैंने उसकी माँ को फोन किया और उसे बताया कि लड़की को प्रसव संबंधी केसों को हैंडल करने में प्रवीण किसी लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। हेल, वृद्ध फुसफुसाए। हमारी ऑब्जेक्शन ने मेन डोर बंद कराया तो कमबख्तों ने चोर दरवाजा खोल लिया। डजंट मैटर सर, मुकेश बोला। प्रेगनेंसी वाली पोल तो निर्मल मेहरा की गवाही से ही खुल गई थी। आपने अपने निदान की बाबत लड़की को बताया था? अदलखा बोला। बताया था। उसने बताया था कि उस बात के लिए कौन जिम्मेदार था? मैंने पूछा था,
लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया था। उस बात की उस पर प्रतिक्रिया क्या हुई थी? परेशान हो उठी थी, खुद ही बड़बड़ाने लगी थी कि किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए थी। फिर मेरे से कोई गोली वोली मांगने लगी, जो मैंने ये कह के न दी कि ऐसी कोई गोली उसे मुहैया कराना मेरा काम नहीं था। उस बाबत आपने उसकी माँ को फोन किया? हाँ, क्योंकि मैं उनका फैमिली फिजिशियन था और लड़की के लिए फिक्रमंद था। दूसरे सिरे पर फोन किसने रिसीव किया था? निर्मल मेहरा ने। आप उसे जानते हैं? अच्छी तरह से, वो भी मेरा रेगुलर पेशेंट है। उससे आपने क्या बात की? उससे मैंने कोई बात ना की, खाली दुआ सलाम की और मंगला को फोन देने को बोला। उसने दिया? हाँ, मंगला शायद कहीं दूर थी, क्योंकि मैंने उसे आवाज देकर उसे फोन पर आने को बोलती साफ सुना था। कुछ क्षण बाद वो फोन पर आई तो मैंने निकिता की बाबत उसे बताया था। उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? टेलीफोन पर मैं उसकी सूरत तो नहीं देख सकता था, लेकिन जाहिर है कि वही प्रतिक्रिया हुई होगी, जो कि वो बात सुनकर एक माँ पर होनी अपेक्षित थी। वो सिसकारी भरती बोली, हे भगवान, ये पक्की बात है डॉक्टर साहब? मैंने बोला पक्की बात थी। फिर उसने फोन बंद कर दिया। योर विटनेस प्लीज। डॉक्टर भाटिया, मुकेश बोला। आपने कहा आप मदान फैमिली के फिजिशियन हैं? जी हाँ। इस लिहाज से पूर्व परिचित? जी हाँ। परिवार के हितचिंतक? जी हाँ। फिर भी आपने निकिता को उसकी दुश्वारी से निजात दिलाने के लिए कोई गोली वोली देने से इनकार किया, क्योंकि ये दस्तूर के खिलाफ था। क्यों खिलाफ था? आजकल तो अबॉर्शन लीगल है। वो मेरा काम नहीं, इसलिए आपको कोई गोली वोली देना कबूल ना हुआ? जी हाँ, कबूल होता तो जानते तो थे ना कि ऐसे मामलात में कौन सी गोली दी जाती थी। मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ और 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये सवाल करके आप मेरी मेडिकल नॉलेज पर उंगली उठा रहे हैं। हरगिज नहीं। आपको ऐसा लगा तो मुझे खेद है। मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आपने लड़की का थॉरो एग्जामिनेशन किया था? मेरा हर एग्जामिनेशन थॉरो होता है। थॉरो का मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल, संपूर्ण, आधोपांत। आपने लड़की का ऐसा ही मुआयना किया था? जी हाँ। खून की जांच की होगी, जिससे कि 11-12 दिन भी ऊपर हो गए हों तो पता लग जाता है। मैंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा था। यूरिन सैंपल? वो भी नहीं। अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड से इतनी अर्ली प्रेगनेंसी का पता नहीं चलता। दूसरे, ये सब पैथोलॉजिस्ट के काम है। प्रेगनेंसी डिटरमिन करना पैथोलॉजिस्ट का काम है, उसको हैंडल करना लेडी डॉक्टर का काम है। तो फिर आपका क्या काम है? वो गड़बड़ाया। आपने पेशेंट का हार्ट चेक किया था? जी हाँ। कैसे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकाला? नहीं, स्टेथोस्कोप से। फिर भी आपका दावा है कि आपका मुआयना मुकम्मल था? मेरे नजरिए से मुकम्मल था। लेकिन जब आपने प्रेगनेंसी की गारंटी करने वाला कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट न किया, न कराया, तो क्यों कर आपको गारंटी हुई कि वो प्रेग्नेंट थी? आप कहेंगे कि वो डेट मिस हुई होने के बारे में बोलती थी, तो उसकी कोई और भी वजह हो सकती थी। वजह हो सकती थी तो आपको उसकी डेट रेगुलर करने के लिए कोई दवा देनी चाहिए थी। वो प्रेग्नेंट थी, क्या गारंटी थी? बतौर मेडिकल प्रैक्टिशनर मेरा लंबा तजुर्बा गारंटी थी। लंबा तजुर्बा? किस बात का? प्रेगनेंसी निर्धारित करने का। जवाब ये सोच के दीजिएगा कि बकौल आपके, आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं। जनरल प्रैक्टिस में हर बात आती है। कबूल। लिहाजा नौजवान कुंवारी लड़कियों का प्रेगनेंसी निर्धारित कराने के लिए आपके पास आना आम बात है? नहीं। मकतूला ने जब अपनी बेटी को आपके पास फैमिली फिजिशियन के पास भेजा था तो उसे ये नहीं मालूम था कि वो प्रेग्नेंट थी। ऐसा होता तो उसने बेटी को अकेले न भेजा होता, तो उसने बेटी को आपके पास न भेजा होता, तो वो उसे किसी लेडी डॉक्टर के पास, गायनोलॉजिस्ट के पास लेकर गई होती। आप इस बात से सहमत हैं? हाँ। आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं? नहीं। ऑब्स्टेट्रिशियन? नहीं। लेकिन ये दावा फिर भी करते हैं कि जनरल प्रैक्टिस में हर बात आती है। वो खामोश रहा। जब आपको लगा था, रिपीट लगा था, गारंटी वाला तो कोई काम आपने किया ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हो सकती थी, तो बेहतर ये ना होता कि आपने लड़की को किसी ऐसी डॉक्टर को रेफर किया होता, ऐसे केसेस को हैंडल करना जिसकी स्पेशलिटी थी। आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं।
मैंने अपने तजुर्बे से ये निर्धारित किया था कि वो प्रेग्नेंट थी। उसे मेरे निदान पर शक था, तो सेकंड ओपिनियन के लिए वो किसी गायनोलॉजिस्ट के पास जा सकती थी। थैंक यू, नो मोर क्वेश्चंस। चैन की सांस लेता डॉक्टर कटघरे से निकलने लगा तो अदलखा ने उसे रोका। जरा रुकिए जनाब, वो बोला, मैं रीडायरेक्ट में आपसे कुछ पूछता हूँ। डॉक्टर ठिठका। आपने कहा आपने अपने तजुर्बे से प्रेगनेंसी निर्धारित की थी। इस तजुर्बे के तहत आपने क्या मुआयना किया था और क्या पाया था? मैंने स्तनों में भारीपन पाया था, गर्भाशय को कदरन फूला हुआ पाया था और गर्भाशय की नलकी को नॉर्मल से नरम पाया था। इसके अलावा थकान, ऐंठन, मितली, चक्कर आने, सांस उखड़ने और हाई ब्लड प्रेशर जैसे फिजिकल सिम्टम तो थे ही। ये सब प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं? जी हाँ। इसलिए आप इस नतीजे पर पहुंचे कि वो प्रेग्नेंट थी? जी हाँ। आपको कोई अंदेशा नहीं था कि आपका निदान गलत हो सकता था? जी नहीं। होता तो मैं यकीनन पैथोलॉजिकल टेस्ट रिकमेंड करता। थैंक यू डॉक्टर, यू आर एक्सक्यूज्ड। एक मिनट, मुकेश बोला। डॉक्टर भाटिया, क्या ये सच नहीं है कि ऐसे मामलात में पैथोलॉजिकल टेस्ट को ही कंक्लूसिव माना जाता है, ना कि फिजिकल एग्जामिनेशन को? ऑब्जेक्शन, अदलखा बोला। व्हाट ऑब्जेक्शन? ही इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर। आई वांट हिज क्वालिफाइड कंसीडर्ड ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट। ओवर रूल्ड, मजिस्ट्रेट बोला। सच है, डॉक्टर बोला, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल ही तो गौदी नहीं होता, उसका भी तो कोई तजुर्बा होता है। हकीम लुकमान जो कलाई से बंधे धागे से नब्ज जांच लेते थे, तजुर्बे से ही तो ऐसा कर पाते थे। आप हकीम लुकमान हैं? नहीं। आई रेस्ट माई केस। डॉक्टर रुखसत हो गया। लेकिन मुकेश की तमाम ऑब्जेक्शन और ड्रामेट्रिक्स के बावजूद प्रेगनेंसी स्थापित हो चुकी थी और निर्मल मेहरा के बयान की तस्दीक हो चुकी थी। प्रोसिक्यूशन का अगला गवाह बसंत मीरानी था। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि वो भी थिएटर से संबद्ध व्यक्ति था, उसी इमारत में रहता था जिसमें कि मकतूला रहती थी और वो मकतूला का किराएदार था। आप बतौर किराएदार तीसरी मंजिल पर रहते हैं? उसने पूछा, जबकि मकतूला का आवास पहली और दूसरी मंजिल पर है। जी हाँ, बसंत मीरानी बोला। आप कब से वहां रह रहे हैं? 2 साल से। तब मकतूला के खाविंद महेंद्र मदान जीवित थे। वो मेरे करीबी थे, हम पेशा थे और उन्होंने ही वो फ्लोर मुझे किराए पर दिया था। बराए मेहरबानी उतना ही बताइए जितना कि पूछा जाए। सॉरी, आप कोरियोग्राफर हैं? जी हाँ। इस वक्त क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। वजह? मेरा काम नौकरी जैसे शेड्यूल से बंधा नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। जब काम नहीं होता तो क्या करते हैं? कुछ नहीं करता, अमूमन घर पर रहता हूँ। बुधवार 19 जनवरी के दिन दोपहर के करीब भी आप घर पर थे? जी हाँ। ठीक से याद है? बिल्कुल। वो भी कोई भूलने वाला दिन है? क्यों भूलने वाला दिन नहीं, क्या खास हुआ था उस दिन? मंगला का कत्ल हुआ था। इस संदर्भ में आपने क्या देखा, क्या सुना? तब आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मैं अपने फ्लैट में था और अपने लिए कॉफी बनाने की तैयारी कर रहा था, जबकि नीचे से आती चीख पुकार और शोर शराबे की आवाजें मैंने सुनी थी। कैसी आवाजें? 2 जनों में तकरार की आवाजें। एक आवाज मर्दाना, एक जनाना। जनाना आवाज मंगला की थी और आवाज की टोन बताती थी कि वो बहुत भड़की हुई थी। तब टाइम क्या था? 1:45 का, बड़ी हद 1 का, लिहाजा 1:45 और 1 के बीच का। जी हाँ। मर्दाना आवाज किसकी थी? मुझे नहीं मालूम, उस आवाज को मैं नहीं पहचान सका था। कोई अंदाजा? आनंद साहब ने मुकेश को कोहनी मारी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुकेश तत्काल बोला। जब गवाह एक निश्चित जवाब दे चुका है तो उसका अंदाजा पूछने का क्या मतलब? सस्टेन्ड, मजिस्ट्रेट बोला। उन आवाजों के अलावा आपने और क्या सुना? अदलखा ने पूछा। और मैंने उठा पटक की आवाजें सुनी, ऐसी आवाजें सुनी जैसे 2 जने लड़ रहे हो। फिर मंगला को चीखते सुना, फिर शोर शराबा सुना, किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज सुनी। फिर एकाएक खामोशी छा गई। वो सब सुनते वक्त आपको ये ना सूझा कि मंगला किसी संकट में घिरी थी और उसे आपकी मदद की जरूरत थी? एकदम कील ठोक के तो न सूझा, लेकिन फिर भी सूझा। इसी वजह से मैंने उसका फोन खड़काया, लेकिन फोन मुझे बिजी मिला। मैंने समझा कि फोन पर वो किसी से बात कर रही थी।
ऐसा था तो जाहिर था कि ठीक ठाक थी। आपने नीचे जाकर पता करने की कोशिश ना की? नहीं। वजह? एक तो तब मुझे जरूरत न लगी, दूसरी वो पसंद नहीं करती थी कि कोई खामखा उसके फ्लैट में आन धमके। योर विटनेस। इसने जानबूझकर इस गवाह से खास कुछ नहीं पूछा। वृद्ध फुसफुसाए, और इसकी मंशा ये जाहिर करने की जान पड़ती है कि उठा पटक और छीनी झपटी के एपिसोड के बाद मंगला जिंदा थी और सही सलामत थी। मैं 12:30 तक वहां से रुखसत हो चुका था। निखिल फुसफुसाया। मुकेश ने संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया और फिर गवाह से संबोधित हुआ। तो आपका कहना है कि आपने नीचे से आती उठापटक और शोर शराबे की आवाजें 12:45 और 1 के बीच में सुनी? जी हाँ। लिहाजा फाइट, छीना झपटी, जो कुछ भी वहां हुआ पूरे 15 मिनट चला? जी नहीं, वो तो बड़ी हद 2 मिनट चला। टाइम के बारे में आपको इतनी गारंटी क्यों कर है? मैं टीवी पर 15 मिनट का एक शो देख रहा था जो कि हर बुधवार 12:45 और 1 के बीच में आता है। वो तमाम आवाजें मैंने उस शो के दौरान सुनी थी। मंगला को फोन भी आपने उस शो के दौरान ही लगाया था? हाँ, तब जबकि शो खत्म होने जा रहा था। लिहाजा फोन कॉल आपने 1 बजे के करीब की? जी हाँ। पक्की बात? जी हाँ। और तब आपको मकतूला की लाइन बिजी मिली? जी हाँ। जिससे आपने ये नतीजा निकाला कि वो फोन पर किसी से बात कर रही थी? जी हाँ। उस घटनाक्रम के बाद आपने किसी को इमारत से कूच करते देखा था? कैसे? कैसे क्या? आपके फ्लैट की कोई खिड़की सामने सड़क की तरफ खुलती है ना? खुलती है, 2 खुलती हैं। तो ऐसे। मैंने खिड़की से बाहर नहीं झांका था क्योंकि झांकना आपको सूझा नहीं था, क्योंकि मैं मुतमईन था कि नीचे कुछ नहीं हुआ था, और ऐसा टेलीफोन बिजी मिलने की वजह से था। जी हाँ। थैंक यू, यू आर एक्सक्यूज्ड। प्रोसिक्यूशन का अगला गवाह सब इंस्पेक्टर अवतार सिंह था। उसने बयान किया कि वो बसंत मीरानी की कॉल के जवाब में मौकाए वारदात पर पहुंचा था और वहां वो तफ्तीश की थी जो कि ऐसे केसों में करनी जरूरी होती थी। अपनी तफ्तीश से आप इस नतीजे पर पहुंचे थे, अदलखा बोला, कि उस कत्ल को अंजाम देने वाला शख्स निखिल आनंद था, जो कि बतौर मुलजिम इस वक्त अदालत में मौजूद है? जी हाँ। आपने उसे गिरफ्तार किया? जी हाँ। कब? कहाँ? शुक्रवार शाम को निगम बोध घाट से, जहाँ की वो मरने वाली के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ था। फिर थाने में उसका बयान लिया गया। आजकल ऐसा बयान टेप पर रिकॉर्ड करने का दस्तूर है? जी हाँ। वो रिकॉर्डिंग आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं? नहीं। वजह? मुलजिम की और उसके वकील साहबान की। उसने मुकेश की दिशा में इशारा किया। एसएचओ साहब के ऑफिस में मौजूदगी के दौरान किसी ने रिकॉर्डर के साथ छेड़खानी की और तब तक जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो पूछ गई। उसका वो बात कहने का और कहते वक्त आंखें तरेर तरेर कर निखिल, आनंद साहब और मुकेश को देखने का तरीका साफ ऐसा था जैसे वो इल्जाम लगा रहा हो कि वो कारस्तानी उन तीनों में से किसी की थी। मुकेश ने विरोध करने का मन बनाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर फिलहाल उस बाबत खामोश रहना ही मुनासिब समझा। पुलिस की एफआईआर में दर्ज है। अदलखा आगे बढ़ा कि मौकाए वारदात पर अव्यवस्था का बोलबाला था। ऐसा लगता था जैसे वहां की किसी ने भरपूर तलाशी ली हो। इस बाबत मेरा सवाल है कि क्या वहां से कुछ चोरी गया था? जी हाँ। मकतूला के कुछ कीमती जेवरात चोरी गए थे, जिन्हें की वो वार्डरोब के एक क्लोजेट में रखती थी। उन क्लोजेट का ढक्कन हमें खुला मिला था और क्लोजेट खाली मिला था। उस बाबत जानकारी हमें वहां की रेगुलर नौकरानी अंगूरी से मिली थी और जेवरात की लिस्ट हमें उस इंश्योरेंस कंपनी से हासिल हुई थी जहां की वो सब इंश्योर्ड थे। उनकी तलाशी में आपने कोई कदम उठाया? हाँ। बमय डिस्क्रिप्शन उन जेवरात को टीवी न्यूज में दिया गया। कोई नतीजा निकला? जी हाँ, निकला। मोहाली के एक ज्वेलर ने हमें फोन किया कि उन जेवरों में से एक आइटम कोई उन्हें बेच के गया था। मोहाली, जो कि चंडीगढ़ से नेक्स्ट डोर है? जी हाँ। आइटम क्या थी? उड़ते पंछी के आकार का एक ब्रोच था जिसमें आंखों की जगह 2 हीरे जड़े थे। मैं खुद मोहाली गया और मैंने वहां से ब्रोच बरामद किया। ये भी पता लगा कि उसे कौन बेच कर गया था? जी हाँ। सुनने में आया है
कि उधर एक अरसे से चोरी के माल की खरीद फरोख्त बहुत चल रही थी। इस वजह से वो ज्वेलर, जो ऐसा काम नहीं करते थे, जेवरात बेचने आए हर शख्स का नाम पता नोट करके रखते थे ताकि उन पर फैंस होने का इल्जाम आयद न हो। कौन निकला बेचने वाला? सुरेश खन्ना नाम का एक नौजवान। बिक्री की तारीख 20 जनवरी गुरुवार। ये तो मकतूला के कत्ल वाले दिन से अगला दिन हुआ। जी हाँ। आपने इस सुरेश खन्ना को ट्रेस करने की कोशिश की? जी हाँ, लेकिन उस कोशिश में पाया गया कि फरोख्त के वक्त उसने अपना मोहाली का जो पता लिखवाया था वो फर्जी था। आई सी। फिर हमने ज्वेलर से सुरेश खन्ना का हुलिया निकलवाया तो वो हमें मुलजिम के हुलिये जैसा जान पड़ा। हमने ज्वेलर को मुलजिम की तस्वीर दिखाई तो वो निसंकोच बोला कि वो ही शख्स वो सुरेश खन्ना था जो कि उसके पास ब्रोच बेच के गया था। हेल, मुकेश के मुंह से निकला। आनंद साहब ने आगने नेत्रों से अपने भतीजे की तरफ देखा। आई कैन एक्सप्लेन, निखिल व्याकुल भाव से बोला। वो मामूली बात है, यकीन जानिए। वो शट अप। मुलजिम ने फर्जी नाम पता खुद अपने हाथ से लिखकर ज्वेलर को दिया था। सब इंस्पेक्टर कह रहा था। हमारा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट उसका मिलान मुलजिम के हैंड राइटिंग से कर चुका है और उसकी रिपोर्ट है कि वो तहरीर निर्विवाद रूप से मुलजिम के हैंड राइटिंग में थी। योर विटनेस प्लीज। क्या वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, मुकेश ने पूछा, डिफेंस की क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए उपलब्ध है? जी हाँ, सब इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया, उपलब्ध है। और वो ज्वेलर? वो भी उपलब्ध है। और अदलखा बोला, हमारा अगला गवाह वही है। वो इस अदालत में बेचे गए ब्रोच और ब्रोच बेचने वाले दोनों की शिनाख्त करेगा। प्रोसिक्यूशन क्या ये भी स्थापित करके दिखाएगा कि मूल रूप से वो ब्रोच मकतूला की प्रॉपर्टी है? जी हाँ। कैसे? इंश्योरेंस के रिकॉर्ड से, नौकरानी अंगूरी की गवाही से। और अदलखा का लहजा नाटकीय हो उठा। 3 साल पहले की तारीख की ब्रोच की खरीद की ओरिजिनल रसीद से। वो रसीद मकतूला के नाम है, उसके मरहूम खाविंद के नाम है जिसने कि वो ब्रोच उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। क्या सबूत है? ब्रोच को मकतूला की मिल्कियत सिद्ध करने के लिए ऐसे किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं। जब ये स्थापित है कि ब्रोच उसके पोजीशन में था तो ये बात बेमानी है कि वो मकतूला को हासिल हुआ गिफ्ट था या उसने उसे खुद खरीदा था या अपने पति को तोप दिखाकर उसने छीना था। सफाई वकील को कोई ऑब्जेक्शन है? मजिस्ट्रेट बोला, है योर ऑनर, पेश की जाए ताकि उसे ओवर रूल किया जा सके। फिर क्या फायदा? यू मे प्रोसीड मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। थैंक यू सर। अदलखा ने अपने कागज में से एक तस्वीर छांटी और उसे गवाह को दिखाया। आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? उसने पूछा। जी हाँ, ये मौकाए वारदात की तस्वीर है जो कि पुलिस फोटोग्राफर ने खींची। करेक्ट। मैं आपकी तवज्जो बेड के साथ की एक साइड टेबल की ओर दिलाना चाहता हूँ जो कि उल्टी पड़ी है और जिसकी एक टांग के करीब एक टेलीफोन लुढ़का पड़ा है। क्या आप देख सकते हैं कि फोन यूं गिरा है कि उसका रिसीवर उसकी बॉडी से 1 फुट परे जाकर गिरा है? जी हाँ, ये तस्वीर मौकाए वारदात पर आपकी आमद और लाश की बरामदी के बाद खींची गई थी? जी हाँ, जब आप पहुंचे थे फोन तब भी उसी हालत में था जिसमें कि इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, लिहाजा साइड टेबल बाद में किसी वक्त न लुढ़की, उस पर से फोन बाद में न गिरा? जी हाँ, तस्वीर में दर्ज हालात ऐन वैसे हैं जैसे पुलिस वहां पहुंची थी तो उसने पाए थे? जी हाँ, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कायदा है कि जब तक मौकाए वारदात की तस्वीरें न ले ली जाएं, वहां से फिंगरप्रिंट्स न उठा लिए जाएं, वहां की किसी चीज को मूव या डिस्टर्ब न किया जाए। जी हाँ, गुड। अब आप ये बताइए कि जो हालात इस तस्वीर में दर्ज हैं, उनमें अगर कोई बाहर से मकतूला को फोन लगाता तो उसे क्या जवाब मिलता? उसे बिजी सिग्नल मिलता। अभी आपसे पहले पेश हुए गवाह मिस्टर बसंत मीरानी ने अदालत को बताया था कि नीचे से भारी उठापटक की आवाजें सुनकर जब उसने मकतूला को फोन लगाया था तो उसे बिजी सिग्नल मिला था जिससे उसने ये समझा था कि मकतूला अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि उस गवाह ने जो समझा था वो आपको इस तस्वीर में दर्ज हालत में मुमकिन जान पड़ता है? जी नहीं, उस गवाह को बिजी सिग्नल इसलिए मिला था क्योंकि फोन का रिसीवर
क्रेडिट पर नहीं रखा हुआ था। थैंक यू, योर विटनेस। मुकेश अपने स्थान से उठा। कत्ल एक बड़ी वारदात होता है, वो बोला। जी हाँ, जिसकी तफ्तीश पुलिस का बड़ा उपक्रम होता है। जी हाँ, कई आदमी लगते होंगे। जी हाँ, पुलिस वालों के अलावा जैसे फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट, मेडिकल एग्जामिनर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, होमिसाइड एक्सपर्ट वगैरह। जी हाँ, मौजूदा कत्ल के दौरान भी यही सिलसिला था। रूटीन है, लिहाजा बाहरी लोगों का एक बड़ा हुजूम मौजूद था मौकाए वारदात पर। हुजूम से क्या मतलब? वहां कोई मेला तो नहीं लगा हुआ था। आप मेलों के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं। तो बेहतर ये ना होगा कि जिस फील्ड के आप ज्ञाता हैं आप उसी पर अपना जोर रखें। मुझे ये ना समझाएं कि हुजूम मेलों में लगता है। गवाह दाएं बाएं के कमेंट्स पास ना करें। मजिस्ट्रेट बोला। जो पूछा जाए उसका जवाब दे। सब इंस्पेक्टर ने होठ भींच लिए। उसने सख्त नाराजगी के अंदाज से मुकेश की तरफ देखा। मौकाए वारदात पर उन पुलिसियों का एक बड़ा हुजूम मौजूद था। मुकेश ने अपना सवाल दोहराया। जिनकी कत्ल के केस की तफ्तीश में जरूरत होती है। सब लोग एक साथ वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन ज्यादातर लोग मौजूद थे। कोई इक्का दुक्का बाद में आया होगा या चला गया होगा। ज्यादातर वहीं थे। जी हाँ, एक औसत आकार के कमरे में इतने लोगों की मौजूदगी के दौरान क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी के हाथ का या जिस्म का धक्का लगकर टेलीफोन गिर गया हो और क्रेडल पर से रिसीवर हट गया हो? मुमकिन है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आप यकीन से कैसे कह सकते हैं? आपकी निगाहों का मरकज मकतूला की लाश था, वो टेलीफोन था। सब इंस्पेक्टर ने उत्तर न दिया। अभी आपने बयान में कहा कि एक मुलजिम के यानी कि मिस्टर निखिल आनंद के और उसके वकील साहबान के, जो कि मैं हूँ, मिस्टर आनंद है, आपके थाने के एसएचओ साहब के कमरे में मौजूदगी के दौरान किसी ने वहां मौजूद वर्किंग कंडीशन में मौजूद टेप रिकॉर्डर के साथ छेड़खानी की और तब तक जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो पहुंच गई। जी हाँ, उस वक्त जो वार्तालाप हुआ था और जो टेप रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया था उसके दौरान आप वहां मौजूद थे। जी हाँ, उस वार्तालाप का कोई अंश आपको याद है? मुकम्मल वार्तालाप याद है। उस वार्तालाप के दौरान मुलजिम ने ऐसा कुछ कहा था जो कि प्रत्यक्ष में या परोक्ष में उसका रिश्ता कत्ल से जोड़ता हो। जी हाँ, कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था कि वो चंडीगढ़ से ड्राइव करके दिल्ली गया था और कत्ल के रोज मकतूला से मिला था। कब? 12 और 12:30 बजे के बीच। लिहाजा 12:30 बजे वो वहां से रुखसत हो गया था, वो ऐसा कहता है। और सरकारी गवाह बसंत मेहरानी ने मकतूला के फ्लैट से आती धींगा मुश्ती की उठा पटक की आवाजें कब सुनी थी? 12:45 और 1 बजे के बीच। तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरा काम बयान देना है, मतलब निकालना नहीं। है तो सही मतलब निकालना भी, लेकिन आप कहते हैं तो ऐसे ही सही, क्योंकि मतलब अदालत खुद भी निकाल सकती है। बहरहाल अभी आप जरा टेप रिकॉर्डर पर वापस लौटिए। मेरे थाने में पहुंचने से पहले क्या आपने मुलजिम के साथ हुए और रिकॉर्डेड वार्तालाप की टेप पीछे से जाकर सुनने की कोशिश की थी? जी नहीं। तो फिर आपको कैसे मालूम है कि आपका टेप रिकॉर्डर वर्किंग कंडीशन में था, वो बराबर काम कर रहा था? मैंने खुद उसको चेक किया था और रिकॉर्डिंग के लिए चालू किया था। जी हाँ, आपको गारंटी है कि आपके चालू करने पर वो चालू हुआ था? जी हाँ। कैसे गारंटी है? टेप घूमता साफ दिखाई दे रहा था। वो तो सिर्फ प्ले पर लगाने से भी घूमता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्ले के साथ रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गए हो? जी नहीं। आप यकीन से कह रहे हैं? जी हाँ, यकीन से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये काम कोई पहली बार नहीं किया था। हर काम की कभी तो पहल होनी ही होती है। क्या पता आपके लिए उस काम की तब उस रोज हुई हो। उसने जवाब न दिया। हमें अपनी क्लाइंट के साथ वार्तालाप का मौका देने के लिए जब आप और आपके एसएचओ साहब ऑफिस से चले गए थे, तो तब क्या आप रिकॉर्डर को ऑफ करके गए थे? जी नहीं। रिकॉर्डिंग पर वो तब भी चल रहा था? जी हाँ। क्यों चल रहा था? मुकेश एकाएक गरज कर बोला। वो हड़बड़ा गया। क्यों चल रहा था क्या मतलब? उसके मुंह से निकला। मतलब आपको मालूम होना चाहिए, वकील और उसके क्लाइंट के बीच जो वार्तालाप होता है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहलाता है। उसको रिकॉर्ड करना
उसको छुपकर सुनने के समान है, जो कि गैर कानूनी है। आपने, प्रशिक्षित पुलिस ऑफिसर ने, न सिर्फ ये गैर कानूनी हरकत की, इरादतन की और योर ऑनर, अदलखा चिल्लाया। मेरी फाजिल दोस्त गवाह से जिरा नहीं कर रहे, थिएटर कर रहे हैं। गवाह को यूं धमकाना, उस पर इल्जाम लगाना कि साइलेंस। मजिस्ट्रेट ने अपना लकड़ी का हथौड़ा खटखटाया। आई विल हैव साइलेंस एंड ऑर्डर इन माई कोर्ट। योर ऑनर, इस स्टेज पर विटनेस से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। सब इंस्पेक्टर अवतार सिंह, जब तुम एसएचओ के ऑफिस में मिस्टर मुकेश माथुर को मुलजिम के साथ मंत्रणा करने के लिए अकेला छोड़ के गए थे, तो क्या टेप रिकॉर्डर को जानबूझकर ऑन छोड़कर गए थे? बिल्कुल नहीं, गवाह बोला। मेरे को तो ये भी पक्का नहीं है कि वो चालू था। फिर भी अगर वो चालू था तो ऐसा बेध्यानी में हुआ था। योर विटनेस, मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना, मुकेश बोला। अगला गवाह मोहाली का ज्वेलर था, जिसका नाम हरध्यान सिंह था और जिसकी फर्म का नाम पंजाब ज्वेलर्स था। ये ब्रॉच देखिए, अदलखा बोला। आप इसे पहचानते हैं? आहो जी। तारीख 20 जनवरी गुरुवार के दिन सुरेश खन्ना नाम का एक नौजवान आपको ये ब्रॉच बेच के गया था। आहो जी। वो नौजवान इस वक्त कोर्ट में हैगा जी। कहाँ है? अदालत को पॉइंट आउट कीजिए। उसने एक मजबूत उंगली मुकेश के करीब बैठे निखिल आनंद की तरफ उठाई। शिनाख्त में शक की कोई गुंजाइश? मास्सा भी नहीं जी। योर विटनेस, नो क्वेश्चंस, मुकेश बोला। अगला गवाह हैंडराइटिंग एक्सपर्ट था, जिसने ये तस्दीक की कि ज्वेलर के पास जो सुरेश खन्ना का नाम पता लिखा रुक्का मौजूद था, वो मुलजिम निखिल आनंद के हैंडराइटिंग में था। मुकेश ने उस गवाह से भी कोई सवाल पूछने की कोई कोशिश नहीं की। इस केस की आज की सुनवाई यहीं समाप्त की जाती है, मजिस्ट्रेट बोला। डिफेंस की हाई कोर्ट में लगाई अपील के तहत इस केस की सुनवाई रोजाना होगी, लिहाजा इस केस की अगली तारीख 28 जनवरी मुकर्रर की जाती है। उसके बाद अदालत उठ गई। एक हवलदार मुलजिम को वहां से ले जाने लगा तो मुकेश जल्दी से बोला, 1 मिनट रुको, मैं अपने क्लाइंट से कुछ पूछना चाहता हूँ। हवलदार ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया और परे हट गया। ब्रॉच की क्या कहानी है? मुकेश गुस्से से बोला। निकिता ने दिया था। उसके पास कैसे आया? माँ से चुराया? क्या बात करते हो? तो फिर माँ ने अपनी मर्जी से, अपनी राजी से दिया। वो लोग खामखा बात का पतंगड़ बना रहे हैं। नेवर माइंड दैट। क्यों दिया? उसे पसंद नहीं था, शुरू से ही पसंद नहीं था, जबकि उसके पति ने उसे वो गिफ्ट में दिया था। पति की मौत के बाद वो ब्रोच मंगला ने निकिता को दे दिया था, लेकिन वो उसे भी पसंद न आया। मेरी निकिता से हर इतवार को मुलाकात होती थी। एक इतवार में मुलाकात के लिए न पहुंचा तो उसने वजह पूछी। मैंने सच्ची वजह बता दी कि जेब खाली थी। तब उसने कुरियर से वो ब्रोच मुझे भेज दिया था और बोला था कि मैं उसे बेच दूं और जो रकम हासिल हो उसे अपने पास रखूं। सच कह रहे हो? जिसकी चाहो कसम उठवा लो। ये स्थापित है कि ब्रोच चोरी गए जेवरात का एक हिस्सा है। वो एक हिस्सा तुम्हारे पास था, जो कि तुमने फर्जी नाम से बेचा। एक हिस्सा तुम्हारे पास था तो मुकम्मल माल भी तुम्हारे पास था, लिहाजा चोर तुम हो। अगर चोर तुम हो तो कातिल भी तुम हो। ये तुम कह रहे हो? पुलिस सोच रही है, सरकारी वकील सोच रही है, मैं उसकी सोच को जुबान दे रहा हूँ। मैं चोर हूँ न कातिल। उन लोगों ने मेरी हर जगह की भरपूर तलाशी ली। क्या चोरी का माल मेरे पास से बरामद हुआ? नहीं हुआ। ब्रोच की जो कहानी सरकारी वकील ने गढ़ी है वो बहुत डैमेजिंग है मेरे भाई। वो खामोश रहा। फर्जी नाम पता क्यों बताया? क्यों ही, मुझे उसका जेवर बेचने वाले का नाम पता पूछना बेमानी लग रहा था। मैंने दोबारा कभी ना ब्रोच की शक्ल देखनी थी और ना उस ज्वेलर की, इसलिए मैंने फर्जी नाम पता लिख के दे दिया। इस वजह पर कौन यकीन करेगा? कोई करे ना करे, तुम तो करोगे। हाँ, मैं तो करूँगा, मेरा फर्ज है ये। मोहाली जाकर क्यों बेचा? चंडीगढ़ में ज्वेलरों की कमी थी। मोहाली भी चंडीगढ़ में ही है। मैं किसी और काम से उधर गया था, इसलिए ये काम भी वहीं कर लिया था। मंगला के कत्ल के बाद किया तुमने ये काम, तो क्या समझदारी की? उस वक्त तक मुझे उसके कत्ल की कोई खबर नहीं थी। मैंने ये काम 20 की सुबह को किया था और कत्ल की खबर मुझे शाम को लगी थी। ब्रोच बेच के कितने पैसे हासिल हुए?
25,000 रुपए। वो ब्रोच तुम्हारे खिलाफ बड़ा सबूत है। मैं उसकी आब ना उतार सका तो प्रॉब्लम होगी। वो खामोश रहा। मुकेश आसिफ अली रोड पहुंचा। ब्रोच की खबर लगी? उसने निकिता से पूछा। हाँ, वो बोली। अदालत उठने तक मैं वहीं थी। उस बाबत क्या कहती हो? पुलिस को ये खामाख्याली है। उनका ये सोचना निखिल के साथ जुल्म है कि ब्रोच उसने चोरी किया था। अच्छा? हाँ, वो मैंने उसे दिया था। आगे बढ़ो। डैडी ने वो गिफ्ट के तौर पर मम्मी को दिया था, लेकिन मम्मी को वो शक नापसंद था। एक बार वो अपना जेवरात का क्लोजेट खोले बैठी थी तो वो ब्रोच निकालकर मुझे दे दिया था। ये कब की बात है? 2 महीने पहले की। तुम्हें पसंद था? कहाँ? तो लिया क्यों? उसकी कीमत की वजह से। डैडी ने 40,000 का खरीदा था। यानी कि लेते वक्त उसको इस्तेमाल करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था? जरा भी नहीं। जो चीज मेरी माँ को एक आंख नहीं सुहाती थी वो मुझे कहाँ पसंद आने वाली थी? फिर तुमने उसका क्या किया? निखिल को दे दिया। निखिल को दे दिया? क्यों? उसे पैसे का तोड़ा था। उसके अंकल जो पैसा उसे भेजते थे उससे उसकी पढ़ाई की जरूरतें ही पूरी हो सकती थी, मौज मस्ती नहीं हो सकती थी। उसका पैसे का तोड़ा उसकी मेरे से मुलाकात में बाधा बन रहा था, इसलिए कुरियर से वो ब्रोच मैंने उसे भेज दिया, ये बोल के कि वो उसको बेच के पैसे खड़े कर ले। हाँ, लेकिन समझ में नहीं आता कि बेचते वक्त नाम पता नकली बताने की क्या जरूरत थी। अच्छा, तुम्हारी समझ में भी नहीं आता? जरूर, आदत से मजबूर होकर उसने ऐसा किया। आदत? मस्खरियां मारने की। एक बार मेरे साथ एक डिस्को में था तो उसे अपना कोई वाकिफकार मिल गया था। उसने उसे निखिल कहकर बुलाया तो बोला। उसे मुगालता लगा था। वो शाहरुख खान था और मैं प्रीति जिंटा थी। अच्छा? उसका एक क्रिश्चियन दोस्त था जिसके लिए वो सुनहरे अक्षरों की छपाई और सोने की एम्ब्रॉयडरी वाली जिल्द वाला बाइबल खरीद के लाया था, जिसके पहले पन्ने उसने उसे लिख कर दिया था, टू जॉन स्मिथ विद लव, गॉड। कमाल है। ऐसी और भी मिसाल है। लगता है मुझे बतौर गवाह तुम्हें अदालत में पेश करना पड़ेगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।